हाय फ्रेंड, दिस इज सीएमए प्रदीप ध्यानी। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, सीएमए फाउंडेशन की हम बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, व्हिच इज आल्सो एप्लीकेबल टू दो 12th के जो स्टूडेंट्स है बिजनेस के स्टडीज के, वो भी इसको लेक्चर को प्रेफर कर सकते हैं। काफी सारी चीजें, क्या ऑलमोस्ट मतलब मैक्सिमम सारी चीजें कवर हैं इस टॉपिक की। सो गाइस, व्हिच इज दिस इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर दोस स्टूडेंट्स। ओके, तो सो वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू लेक्चर। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीएमए फाउंडेशन का अपना जो स्टडी नोट नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपना मैनेजमेंट प्रोसेस, यानी मैनेजमेंट का जो मैनेजमेंट प्रोसेस स्टडी नंबर नो था। जो हमारे 5 फंक्शन थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। स्टडी नोट नंबर 10 जो है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट, जिसमें हमें क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं दोस्तों, वो एक बार हम देख लेते हैं। हमें कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर क्या होती है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, इन सब चीजों को समझेंगे। तो दोस्तों समझना है मेरी बात। मान लीजिए एक कंपनी किसी बंदे को हायर करती है, मान लीजिए एक मैनेजर को हायर करती है, तो वो उसको ना अथॉरिटी देती है। वो अथॉरिटी देती है कि आपको ये काम कंप्लीट कराना है और हम इतने रिसोर्स यानी इतने बंदे आपकी टीम में दे रहे हैं। तो कंपनी ने अथॉरिटी दे दी उस बंदे को, ठीक है ना। तो उस बंदे को कंपनी ने क्या दे दी मेरे दोस्तों, अथॉरिटी दे दी है हमें कि आपको इस काम को करवाना है। तो अब वो अपनी अथॉरिटी के द्वारा क्या करवाता है, अब उस काम को करवाता है। तो दो टर्मिनोलॉजी अपने को समझनी बड़ी ही जरूरी है दोस्तों, एक होता है अथॉरिटी और एक होता है पावर। अथॉरिटी क्या होता है ना, अथॉरिटी और पावर भी बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन अथॉरिटी में क्या होती है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है साथ बाय साथ। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ बाय साथ आती है कि आपको काम करवाना है। और पावर क्या होता है कि एक बंदा, एक इंडिविजुअल बंदा जो होता है अपनी दादागिरी से कोई काम करवा रहा है। और अथॉरिटी में क्या होता है कि वही काम जो बंदा दादागिरी से करवाता है, वही काम अपना एक मैनेजर होता है ना, अपनी मैनेजरियल स्किल से करवाता है, प्यार से, समझ से। आपने देखा कभी होगा कि कंपनी में एक मैनेजर अपनी ताकत दिखाता है या डंडे से काम करवा रहा है, कोई नहीं, प्यार से। या दीपक यार, वो जो फाइल थी वो आप मुझे शेयर कर देंगे। हाँ दीपक यार, वो मेल जो करना था हमें ऑनशोर टीम को, जो मेल करना था, क्या आप कर देंगे। तो ये सब चीजें जो है मेरे दोस्तों, ये सब चीजों पर हमें फोकस रखना पड़ेगा अथॉरिटी में, ठीक है ना। पावर का मतलब होता है कि एक बंदे के पास कुछ काम करने की पावर दिए गए हैं, वो अच्छे सही तरीके से या बेकार तरीके से या बुरे तरीके से उस काम को करवा सकता है। लेकिन अथॉरिटी में क्या है, एक 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 प्रॉपर एक प्रॉपर एक वे होता है, उस वे में चल कर ही आपको काम करना है। पावर में कोई प्रॉपर वे नहीं होता, कोई रूट नहीं होता, कोई रूट नहीं होता, कोई स्टेप नहीं होते, कोई कुछ नहीं होता। आप फटाक से सीधा गए और अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस काम को करवा रही है। ये चीज हमें समझनी है यहाँ पर। तो मेनली हम समझ चुके हैं चैप्टर में क्या पढ़ना है। अथॉरिटी पढ़नी है, हमें पावर पढ़ना है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। धीरे धीरे चीजों को समझेंगे हम। कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। पावर का मतलब होता है कि पावर इज सिनोनिम्स लाइक अथॉरिटी। मैंने कहा ना पावर भी अथॉरिटी की तरह, लेकिन पावर मतलब अथॉरिटी जो होता है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है ना, एक तरीका होता है, हर चीज का लेवल होता है, वो एक अथॉरिटी होता है। लेकिन पावर का मतलब कुछ भी। पावर में क्या है कि वो बंदा किसी को भी क्या नाम पनिश कर सकता है, किसी को भी पनिश कर सकता है, किसी को भी इनाम दे सकता है, और विड्रॉ रिवार्ड, किसी से भी दिया गया रिवार्ड वापस ले सकता है। ये पावर में अपनी गलत चीजों का भी इस्तेमाल कर सकता है वो। कि मान लीजिए 5 टीम के बंदे हैं, मान लीजिए किसी एक बंदे के साथ उसकी बन नहीं रही है, तो उसको बिना किसी कारण के पनिश कर दे और बाकी 4 को रिवार्ड दे दे, या जिस बंदे को रिवार्ड दिया गया था वो रिवार्ड भी उससे छीन ले। तो ये चीजें पावर में बहुत गलत होती हैं। तो इसलिए अथॉरिटी बनाया गया। अथॉरिटी में क्या है कि जो प्रॉपर मान लीजिए एचआर की टीम में जो प्रॉपर गाइडलाइंस दे दी, उसी के अकॉर्डिंगली करना है। कि इस बंदे को अगर इस डेजिग्नेशन पर रखा है तो उसको इतनी सैलरी देनी पड़ेगी। आप मैनेजर अपने हाथों से कुछ नहीं कर सकता, कंपनी ने बना दिया कि इतनी ये होता है। लेकिन पावर में क्या होता था कि वो बंदा किसी को भी कितनी सैलरी देता था। मान लीजिए एक बंदे को सीनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस पर रखा हुआ, एक को 5 लाख दे रहा है और एक को 3.5 लाख रुपए दे रहा है। इतना बड़ा गलत बात तो ये होता था इसमें। The term power is often considered synonymous to authority. Authority की तरह similar है। Really speaking, there is a difference between the two terms. वैसे तो थोड़ा सा difference है दोनों में। Power refer to ability or capacity to influence the behavior of attitude of other individual. यानी power में हम दूसरे individual को मतलब उसके behavior को हम change कर सकते हैं। A manager power may be considered as his ability to cause subordinate to do what the manager wish to do. Manager जो चाहता है वो करना पड़ेगा उसको। Power is a broader concept than authority. Power क्या broader concept है, वो ऑर्गेनाइजेशन पर भी एप्लीकेबल होता है, अदर देन हमारी नॉर्मल लाइफ पर भी एप्लीकेबल होता है। कि हमारे फादर जो हैं, जो बड़े होते हैं सीनियर, हमसे पावर दिखाते हैं हमें। अथॉरिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम पोजीशन, वेयर एज पावर मे बी डिराइव्ड फ्रॉम मेनी सोर्सेज लाइक टेक्निकल कॉम्पिटेंस, सीनियरिटी एटसेट्रा। अ मैनेजर पावर मे बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हिज एबिलिटी, कि वो किसी को भी रिवॉर्ड दे सकता है, किसी को भी पनिश कर सकता है, किसी को भी दिया गया रिवॉर्ड वापस ले सकता है। दस रिवॉर्ड कोई रीजन मतलब धमकाना, किसी को डोमिनेट करना बिना किसी कारण के, उसका एक्सपर्टाइज करना, etc. are the methods of power. Authority may be described as institutional power since it is normally vested by the organization. Authority always of downward, it is delegated from
टॉप टू बॉटम। पावर क्या है, पावर का कोई रूट नहीं है, लेकिन अथॉरिटी जो है ऊपर के बंदों से नीचे की बंदे की आएगी एक, है ना। जो मैनेजर है वो अपने नीचे नीचे जो सबॉर्डिनेट है उनको समझाएगा, लेकिन पावर में क्या है कि कोई नीचे का बंदा, मान लीजिए कोई नीचे का बंदा भी धमका सकता है ऊपर के बंदे को, लेकिन अथॉरिटी में ऐसा नहीं होता। Concept of authority. In management, authority may be defined as the right to guide and the direct action of such assurance as responsibility appropriate to the attainment of the goals of the organization. It is the right to utilize organizational resources and to make decisions. Authority is the right to decide and to direct other ones to perform certain duties in achieving organizational goal. It refers to the right to make a decision and to get decision carried out. It is the right to act according to Bernard. Authority is the character of communication in a formal organization by virtue to which it is accepted by continuous to a member of the organization as well as generating the action he ought to contribute. That is in governing or determining that whether or not the organization concerned about. In the other words, even authority may be defined as the power to take the decision which guide to action of the others. पावर में क्या होता था, पावर में कोई नीचे का बंदा ऊपर के बंदे को धमका सकता है, लेकिन अथॉरिटी में क्या होता है, ऊपर का बंदा जो है नीचे के बंदे को समझाता है कि आपको ये काम करना है, ये डेलीगेट कर रहा हूँ मैं आपको काम, ये काम आपको सौंप रहा हूँ, इस काम को आपको करना है। अथॉरिटी में होता है, अथॉरिटी में क्या होता है कि मैनेजर जो है ना वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करता, बस जो उसको ड्यूटी दी गई है कि किस तरीके से काम करवाना है अपने सबऑर्डिनेट से, वो उसका इस्तेमाल करता है। और ऐसा नहीं कि कोई डराना धमकाना है, किसी को पनिश करना या ये डराना कि मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा क्योंकि मैं मैनेजर हूँ, या मैं तेरी सैलरी कटवा दूंगा, या मैं तेरी सैलरी को रुकवा लूंगा। ऐसी चीजें नहीं होती, ये डोमेस्टिक कंपनी में देखा होगा अपने पावर के थ्रू किया जाता है, लेकिन एक अच्छी कंपनी में ऐसा नहीं किया जाता, वहाँ प्रॉपर अथॉरिटी होती है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अथॉरिटी, द अथॉरिटी गिवन टू पोजीशन इन लीगल एंड लेजिटिमेट, मतलब एक हमारा जो स्ट्रक्चर बना होता है लीगल उस तरीके से। इट इज सपोर्टेड बाय ट्रेडिशन, यानी कंपनी का जो ट्रेडिशन है, लॉ है और स्टैंडर्ड है ऑफ ऑथेंटिसिटी। अथॉरिटी इज फॉर्मल, यानी अथॉरिटी फॉर्मल होती है, एक रूट होता है प्रॉपर कि किस क्या नाम है, किस इस रूट से होकर ही हमें जाना पड़ेगा। द अथॉरिटी इंजॉयड बाय पोजीशन इज नॉट अनलिमिटेड, ठीक है ना। अथॉरिटी अनलिमिटेड है कि वो कोई बंदा इसका गलत इस्तेमाल कर सके। द एक्सटेंट एंड द लिमिट ऑफ अथॉरिटी ऑफ अ पोजीशन आर डिफाइंड इन एडवांस, पहले से ही सब कुछ कंपनी सब कुछ पहले से डिफाइन करके रखती है। The position holder is expected to use the authority as per rules, regulation, policies and norms of the organization, यानी ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन कर दिया कि इस मैनेजर को इस तरीके से काम करवाना है। अगर किसी एम्प्लॉय से अगर कुछ को कोई इश्यू है तो डायरेक्टली निकाल नहीं सकता, एक तरीका होता है, एक वे होता है, उस वे में आपको जाना पड़ेगा। लेकिन पावर में ऐसा कोई वे नहीं होता, पावर में अगर मैनेजर जब चाहे उस बंदे को नौकरी से निकलवा सकता है, लेकिन अथॉरिटी में ऐसा नहीं होता। जो रूल्स एंड रेगुलेशन कंपनी के बने होंगे वो नॉर्म सबको करने होंगे। अथॉरिटी इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू इंडिविजुअल, वन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, यानी जो सीनियर मैनेजर है और उसके सबऑर्डिनेट का। दी सुपीरियर फ्रेम्स एंड ट्रांसमिट डिसीजन विद द एक्सपेक्टेशन दैट द सबऑर्डिनेट विल एक्सेप्ट them. The subordinate execute such a decision and is conduct in determined by them. Authority is used to achieve organization goals. The basic purpose behind the use of authority is to influence the behavior of the subordinate in right doing इतना, यानी सबऑर्डिनेट के बिहेवियर को चेंज करना। एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स, इट प्रोवाइड द बेसिस फॉर गेटिंग थिंग्स डन, यानी किस तरीके से काम करवाना है अपने एम्प्लॉय से। अथॉरिटी इज आल्सो द मींस ऑफ कोऑर्डिनेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपस में जो बड़ा जो मैनेजर है और जो उसके एम्प्लॉयज हैं जो उसके अंडर काम कर रहे हैं उनका आपस में कोऑर्डिनेशन, मतलब आपस में तालमेल अच्छा होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है आपस में तालमेल, है ना। लाइन ऑफ अथॉरिटी सर्व द लिंक एंड इंटीग्रेट द वेरियस पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव कॉमन गोल, यानी दोनों मिलकर इस तरीके से काम करेंगे कि जो उनके कॉमन गोल है ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव हो जाए। अथॉरिटी गिव राइट डिसीजन मेकिंग, किस तरीके से काम को डिसीजन मेकिंग करना है। अथॉरिटी इन इटसेल्फ इज एन ऑब्जेक्टिव बट इट इज एन एक्जिस्टेंस ऑलवेज सबजेक्टिव, एक्चुअली डिपेंड अपॉन द पर्सनालिटी ऑफ फैक्टर ऑफ द मैनेजर एंड हु कैन यूज इट, यानी ये लॉन्ग एक्सरसाइज है। Concept of power. Power, like authority, it is a means of exercising influence on the behavior of the people, but power is stronger than influence. Influence is psychological force, will power is a person force that enable a person to change the behavior of authority is the means to exert influence. अथॉरिटी मतलब कि जो कंपनी में जैसे खबर है, कई बार क्या होता है कि पावर का मतलब एक इंडिविजुअल जो मैनेजर है ना अपनी 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 खुंदक निकालने के लिए भी मान लीजिए किसी एम्प्लॉय को दबा रहा है, या मतलब अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी से काम कर रहा है, वो एज अ ऑर्गेनाइजेशन नहीं काम कर रहा, तो वो गलत हो जाता है। पावर इज एन इंपॉर्टेंट मीन्स टू इन्फोर्स ऑबिडियंस टू द रूल्स, यानी जो अपने नीचे के सबऑर्डिनेट है उनको क्या करना है, इन्फ्लुएंस करना है। रेगुलेशन एंड डिसीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पावर मे बी डिराइव्ड ऑन पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल बेसिस। The use of power may affect the behavior of people in a desired manner.
However, it does not necessarily imply that the people are in agreement with the exercise of power that a person is dependent upon or another. He is subject to the sources of power. There are several bases or sources of power. John Francis Burton reveals had identified 5 bases of power. रिवॉर्ड पावर का मतलब किसी को भी क्या करना, मान लीजिए कोई अच्छा काम कर रहा है तो अपनी पावर के बलबूते पर उसको मान लीजिए प्रमोशन देना, उसकी सैलरी का ज्यादा से ज्यादा इंक्रीमेंट करना। और कोर्सिव पावर हो सकता है कि कई बंदों को धमकाए भी। कोर्सिव का मतलब होता है धमकाना, कोर्सिव का मतलब धमकाना। एक्सपर्ट पावर यानी अपनी एक्सपर्ट राय भी देना। रेफरेंट पावर, this is based on the personality attribute to a personal virtue of a person. Such has a personal charisma which attract people toward him. यानी एक स्पेसिफिक मतलब रेफरेंट पावर का मतलब उसकी जो स्पेसिफिक क्वालिटीज होती है जो उसके एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करती है। फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी बिकेम पावरफुल एंड हैड अ ह्यूज फॉलोइंग ड्यू टू हिज करिश्मा। मतलब उसकी कुछ अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स थी महात्मा गांधी जी की कि लोग उनको अट्रैक्ट करते थे। बापू या पूरे देश के राष्ट्रपिता बोलते थे उनको। रेफरेंस एज अ सोर्स ऑफ पावर इज अ ग्रुप ऑफ एन इंस्टीट्यूशनल सिचुएशन। The goals, values, work pattern, etc. of a group become frames of reference for some persons, and they look for the group for the inspiration and guidance. The group thereby command power, and any manager of such a group acquire power by virtue of his association with the group's legitimate power. This is derived from the formal position of a person in the organization. Formal legitimate power is called authority and is based on the authority. Legitimate. This is derived from the formal position of a person in the organization. फॉर्मल लेजिटिमेट पावर इज कॉल्ड अथॉरिटी एंड इट इज गिवन बाय द इंडिविजुअल। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। नेचर क्या है? अथॉरिटी इज अ फॉर्मल राइट गिवन टू अ मैनेजर टू मेक डिसीजन और टू डू कमांड। पावर इज पर्सनल एबिलिटी, यानी ये किसी की एक की पर्सनल अपनी एबिलिटी के बेसिस पर काम करता है। और ये क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जो फॉर्मल वे तैयार किया गया है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन जिस तरीके से काम करवाना चाहती है उस तरीके से। लेकिन ये क्या कि एक मैनेजर जो अपनी पर्सनल एबिलिटीज के ऊपर काम करना चाहता है। फ्लो, इट फ्लो फ्रॉम डाउनवर्ड इन दी ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऊपर से नीचे की ओर आता है। जबकि ये किसी कहीं पर भी फैल सकता है। कोई नीचे का बंदा भी ऊपर के बंदों को धमका सकता है, यानी समझा सकता है चीजों को। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, हायर द लेवल ऑफ मैनेजमेंट हायर विल बी द अथॉरिटी एंड वाइस वर्सा। पावर डज नॉट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी जो जिसके पास अपनी पर्सनल स्किल्स है वो उसकी पावर हुई। कोई मैनेजर डिपेंड नहीं करता। कई बार देखा गया कि छोटा छोटा एम्प्लॉय है वो बहुत टैलेंटेड होता है अपनी पर्सनल स्किल्स के दम पर। लाइक अथॉरिटी इज ऑलवेज ऑफिशियल इन नेचर, सो इट इज लेजिटिमेट। पावर नीड नॉट टू बी ऑफिशियल इन नेचर, सो इट नॉट बी लेजिटिमेट। पोजीशन एंड पर्सन, अथॉरिटी इज गिवन टू पोजीशन और पोस्ट। पावर रिजाइड इन द पर्सन टू हु इज यूजिंग इट, है ना। पावर केवल एक इंडिविजुअल व्यक्ति पर डिपेंड होता है। और ये क्या नाम है उसका, ये जिसको हमने अथॉरिटी दी है उस पर डिपेंड करता है। और पावर किसी पर भी डिपेंड करता है, मतलब जिसके पास अपनी एक्सपर्ट नॉलेज है वो समझ लो वो पावर उसके अंदर अलाई करती है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है दोस्तों, जैसा कि मान लीजिए अपने काम को डेलीगेट करना यानी बांटना। एक मैनेजर को मान लीजिए कोई काम सौंपा गया है तो उसने 5 बंदों की टीम हायर करी है, तो वो अपने काम को करवाने के लिए 5 बंदों को काम डेलीगेट कर देगा, यानी आपस में काम को बांट देगा ताकि काम सही समय पर। और एक मान लीजिए इसको किसी मान लीजिए किसी बंदे को मान लीजिए हमें काम दे के वो केवल बैंक की एंट्रीज देखेगा तो वो बैंक का एक्सपर्ट बन जाता है, तो गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं। किसी को हमने देखा कि P&L और बैलेंस शीट यानी फाइनेंशियल के ऊपर काम करेगा। एक बंदे को हमने काम दे दिया कि वो एबी के ऊपर काम करेगा, ठीक है ना। और एक को हमने दे दिया कि जो हमने फाइनेंशियल P&L बैलेंस शीट सबमिट किए हैं उनको रिव्यू करेगा। तो इस तरीके से हमने टीम बना रखी है, काम बांट रखे हैं ताकि क्या है कि एक बंदा उस काम का एक्सपर्ट बन जाए, है ना, वो उस काम को सही तरीके से करे। Delegation is the act of assigning formal authority and responsibility for completion of specific activities to a subordinate. Delegation has 3 elements: authority, responsibility and accountability. किसी को हमने काम सौंपा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी काम को करने के लिए, और वो क्या नाम है काम को जब किसी बंदे को सौंपता है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी यानी जिम्मेदारी बन जाती है। Delegation of authority is the process of manager flow is dividing the work assigned to him so that the perform that part which only he, because of his unique organization placement, can perform effectively, and so that he can get other to help with that remains. The allegation authority may be superior to
Subordinate is obviously necessary for the efficient functioning of an organization, since no superior can personally accomplish organization. Now the question is, how can authority can be delegated and responsibility be delegated? A clear line of authority is the basis for all delegation. अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं डेलीगेशन के. Delegation takes place when a superior grants some discretion of a subordinate. The subordinate must act within limit prescribed by the superior. He is not free to use authority arbitrarily, but how to use it subject to the police policies and rules of regulation. यानी हमें किसी बंदे को काम बांट दिया तो जैसा उसको समझाया गया वो उसी अकॉर्डिंगली अब काम करेगा, अपना दिमाग नहीं लगाएगा. A manager cannot delegate the entire authority to his subordinate because it is delegated all his authority is passes his position to the subordinate. यानी वो कुछ अपनी मतलब ऐसी अपना जो अपना काम है 100% को बांट देगा, फिर तो उस मैनेजर की जरूरत ही क्यों पड़ जाएगी भाई. मैनेजर के छोटे छोटे कामों को बांट देगा, वो काम उनसे करवाएगा, उस काम को रिव्यू करेगा, कोई गलती है तो उनको बताएगा कि ये गलती, आप इस गलती को सुधारो. ऐसे नहीं कि खुद ही तुम काम भी करो, रिव्यू भी करो और डायरेक्टली जो टीम है दूसरी टीम उसको भेज दो. ऐसा नहीं तो फिर तो मैनेजर की रिक्वायरमेंट ही क्यों पड़ेगी. मैनेजर काम करवाएगा, उसको रिव्यू करेगा, कोई गलतियां होंगी तो चेंजेस करवाएगा और आगे खुद शेयर करेगा डिटेल को. Generally, authority regarding routine decision and for execution of policies is delegated to subordinate. A manager retains the authority to take policies and decision and exercise control over the activities. यानी जो decision making power की होती है वो मैनेजर खुद लेता है. The extent of authority which is delegated depend upon several factor. Example, the ability, उसकी ability कैसी है मैनेजमेंट मैनेजर की, the confidence कैसा है ना, superior का और अपने subordinate के बीच में, है ना. और delegation does not है ना imply reduction in the authority of a manager. A manager है ना, superior जो है retain authority even after delegation. Delegation does not mean a manager loses control and power. He can reduce, enhance or सिंपल सा है कि इसका मतलब ये नहीं कि मैनेजर फिर काम करवा रहा है, इसलिए पूरी अथॉरिटी है, सब कुछ पावर ओवर सब कुछ दे रहा है, बस काम करवा रहा है, ये काम करके मैनेजर को रिपोर्ट सबमिट करनी है बस. Delegation will be specific or general, written or implied, formal or informal. Delegation does not mean avoiding decision and abandonment of work. Delegation does not mean abdication of responsibility. No manager can escape from his obligation. Ultimate जो responsibility होगी वो मैनेजर की होगी, बट मैनेजर काम करवा रहा है, इसलिए तो मैंने कहा कि मैनेजर काम करवाएगा, काम करेगा, रिव्यू करेगा. वो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सब मैनेजर की बनेगी. कंपनी सबॉर्डिनेट को नहीं जानती, कंपनी मैनेजर को जानती है ना. और डेलीगेटेड अथॉरिटी इज नॉट, देयरफॉर ही मस्ट प्रोवाइड अ मींस ऑफ चेकिंग अपॉन the work that is done for him to ensure that it is done as he desires. ठीक है ना. और अब हम इंपॉर्टेंस पढ़ लेते हैं. इंपॉर्टेंस क्या है? Importance of delegation. It enables the manager to distribute their workload to other. By reducing workload for routine matter, they can concentrate on more important policy matters. सिंपल सा है कि वो काम बांटने से क्या हो जाता है कि उनका काम अपना जो रिव्यू होता है ना, वो रिव्यू करते हैं. कुछ गलती होती है तो अपने सबॉर्डिनेट को प्यार से समझाते हैं ताकि वो फर्दर इस काम को गलती ना करे और उनकी वो उस काम को करने की एक्सपर्टाइज बन जाए. और वही मान लीजिए अगर मैनेजर उस काम को करने लग जाए तो फिर समय वेस्ट हुआ ना. तो उसका काम है बंदों को देखना कि बंदे टाइम से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, जो टाइम लाइन दी गई है उस पर काम कर रहे कि नहीं कर रहे, काम में गलतियां ना करें, गलतियां करें भी तो मैनेजर रिव्यू करके उनको समझाए कि आपने ये गलती करी ताकि फर्दर वो गलतियां ना करें. Delegation facilitate quick decision because the authority to take decision near the point of action. Subordinate need not approach the boss every time need for a decision arises. Delegation helps to improve the job satisfaction, motivation and moral of subordinate. यानी जो डेलीगेशन के द्वारा ना जब बंदे को काम दिया जाता है, बंदे काम करते हैं, गलतियां होती है तो मैनेजर उनको समझाता है कि और गलती क्या कहाँ करी है और उनको प्यार से समझाता है और इम्प्रूव करता है, तो इससे उनके अंदर मोटिवेशन आता है, जॉब की सेटिस्फेक्शन रहती है उनको अंदर, है ना. इट हेल्प टू सेटिस्फाई देयर नीड्स ऑफ रिकॉग्निशन, रिस्पांसिबिलिटी एंड फ्रीडम. By clearly defining the authority and responsibility of subordinate, a manager can maintain healthy relationship with them. Delegation increases interaction and understanding among manager and subordinate. यानी डेलीगेशन यानी काम को बांट दिया ना तो अब एम्प्लॉय को भी लगता है कि यार मैं भी कंपनी के काम में योगदान दे रहा हूँ. कुछ गलतियां होती है तो मैनेजर से पूछता है, मैनेजर उनके डाउट्स को, उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व करता है, उनको समझाता है. अगर उन्होंने काम में गलती भी करी हुई होती है तो मैनेजर गलतियों को प्यार से समझाता है कि ये आपने गलती करी है, आप इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हो और आगे जा सकते हो. तो जो सबॉर्डिनेट है, जो है ना सबॉर्डिनेट है, जो टीम के अंदर बंदे हैं उनको अंदर कॉन्फिडेंस आता है कितना अच्छा मैनेजर है जो इतना प्यार से समझा रहा है, गलती होने पर भी हमें डांट ना करके बजाय हमें समझा रहा है प्यार से. डेलीगेशन बाइंड द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर, यानी आपस में सबॉर्डिनेट और जो मैनेजर है ना उनकी रिलेशनशिप को अच्छे से रखता है मेंटेन. इट एस्टेब्लिशेस सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप एंड प्रोवाइड अ बेसिस फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन.
डेलीगेशन इनेबल अ मैनेजर टू ऑब्टेन द स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज ऑफ सबऑर्डिनेट, यानी मैंने कहा था ना आपको, ये पॉइंट तो मैं बता चुका हूँ कि एक्सपर्टाइज बन जाते हैं उसके सबऑर्डिनेट। जब काम को बांट दिया जाता है कि एक बंदा बैंकिंग का काम देखेगा, एक अकाउंट्स पेबल का काम देखेगा, बिल की पेमेंट का काम देखेगा, एक पी&एल फाइनेंशियल को बनाने का काम देखेगा, एक है ना, और मैनेजर जो रिव्यू का काम करेगा। तो इससे क्या हो जाता है कि एक्सपर्टाइज हो जाती है। बैंकिंग वाला बंदा बैंक की एंट्रीज को एक झटके में पकड़ लेता है कि कहाँ से कौन सी एंट्री उठकर आई है, इसका बैकअप कहाँ पर है, इसका सपोर्टिंग कहाँ पर है, कभी भी कोई साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद पूछ ले, 4 साल बाद पूछ ले, सब उसको पता होता है। एपी वाले को इनवॉइस के बारे में पता होता है, कितना आउटस्टैंडिंग है, ये किसका कौन सा वेंडर है, इसका क्या नाम है, एक्सपेंस ऑफ नेचर ऑफ एक्सपेंस क्या है इस इनवॉइस का, है ना। तो ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें जो है काफी मैटर करती हैं, ठीक है ना। Delegation helps to ensure continuity in business because manager at lower level are unable to acquire valuable experience in decision making. They get an opportunity to develop their abilities and they fill for higher position in case of need. Thus, delegation is an aid to execute development. It is also facilitate the expansion and diversification of business through a team of completion, competent and contingent worker. But the delegation function should remain small. ओके ना, यानी क्या सिंपल सा है कि बहुत सारे इसके बेनिफिट हैं कि इसमें काम में कंसिस्टेंसी बनी रहती है, काम को बांट दिया जाता है तो सब अपने काम में लगे रहते हैं और काम जो ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है वो अचीव हो जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो आज के लिए बिजनेस स्टडीज के अपने जो हमारी सीमे फाउंडेशन की बिजनेस स्टडीज है उसमें हम यहीं तक करते हैं, लेकिन जो पढ़ा है आज का कम से कम वो रिवाइज तो कर ले हम। दोस्तों आज हम वो रिवाइज कर रहे हैं, अब उसको रिवाइज करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने समझा कि अथॉरिटी क्या होती है। अथॉरिटी का मतलब होता है कि कंपनी किसी बड़े मैनेजर को हायर करती है, उसको समझा देती है कि आपको ये काम करना है, उसके लिए उसके 4-5 बंदे की टीम बनी होती है। तो वो अपने काम को जब उसको अपने काम को बांट देता है। और पावर में क्या होता है कि एक ना, चाहे वो लोअर लेवल का बंदा हो या क्या, उसकी एक अपनी स्किल्स है, वो उस पावर के दम पर लोगों से काम करवा सकता है। लेकिन जो अथॉरिटी होती है वो क्या होता है, टॉप लेवल से नीचे के लेवल की ओर आता है। ठीक है ना, उसके बाद अंदर बढ़ता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि एक जो बड़ा बंदा है वो अपने काम को क्या जो मैनेजर है अपने काम को किस तरीके से अपने काम को बंटवारा करे टीम के बीच में। जो उनकी टीम बनी हुई 4-5 बंदों की टीम जो बनी हुई है, किसी को बैंक का काम दे दे, किसी को अकाउंट्स इनवॉइसेस का काम दे दे, किसी को फाइनेंशियल बनाने का काम दे दे, किसी को रिव्यू करने का काम दे दे। ठीक है ना, तो ये सब काम बांट कर क्या होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से। क्या होता है कि जो जो बंदे एक्सपर्टाइज बन जाते हैं, गलतियां कम होती हैं और टाइमलाइन के साथ काम पूरा हो जाता है। मैनेजर को रिव्यू करता है, गलतियों को समझाता है, तो ये सब काम क्या है इजिली हो जाते हैं। तो यही आज का हमारा चैप्टर था। हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, पावर क्या है, अथॉरिटी क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, इंपॉर्टेंस पढ़ी, पावर और पावर अथॉरिटी के बीच डिफरेंसेस पढ़े। तो इस चैप्टर को, इस लेक्चर को आप आराम से देखिएगा। फिर भी कोई डाउट होते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। सो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस।